नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय राधेश्याम छापोला। हमने अवयव के चैप्टर 3.1, 3.2 और 3.3 का अध्ययन कर लिया है। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया वो वीडियो पहले देख लें। आज हम अध्ययन करेंगे कि व्युत्क्रमणीय अवयव यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। उसको समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके पास कोई संख्या 2 है तो 2 का व्युत्क्रम कितना होगा। यहाँ पे अपन गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होगा। इसको अपन 2 का इनवर्स भी लिख सकते हैं। 2 का इनवर्स कितना होगा? 1/2। इनवर्स की परिभाषा ये है कि 2 को हम कौन सी संख्या से अपन गुणा करें कि 1 आ जाए। तो 2 को अपन यदि 1/2 से गुणा करेंगे तभी तो 1 आएगा। जैसे आपको कोई 2/3 का व्युत्क्रम पूछ ले कि 2/3 का व्युत्क्रम यानी इनवर्स कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे सर इसका उल्टा कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो 2/3 का हम व्युत्क्रम चाहते हैं कि व्युत्क्रम कितना आएगा। तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं कि 2/3 को अपन किस संख्या के साथ में गुणा करें कि 1 आ जाए। तो हम गुणा करेंगे वो 3/2 के साथ, तभी तो 1 आएगा। तो यानी 2/3 का व्युत्क्रम कितना हो गया? 3/2 हो गया। उसी प्रकार मैट्रिक्स के अंदर जैसे हमने ए का व्युत्क्रम लेना है और ए का व्युत्क्रम बी है मान लो। जैसे यहाँ पे 2 का व्युत्क्रम कितना है? 1/2। तो अपन इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, 2 और 1/2 का गुणा कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। उसी प्रकार जैसे 2/3 का व्युत्क्रम 2/3 का जो व्युत्क्रम 3/2 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। उसी प्रकार मैट्रिक्स में यदि ए का व्युत्क्रम बी है तो इन दोनों का अपन गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक गुणन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आई आना चाहिए। आई का मतलब हो गया इकाई मैट्रिक्स। ए बी का गुणा करो चाहे बी ए का गुणा करो, इन दोनों को कैसे गुणा कर लो आपस में, तो दोनों प्रकार से ही आई आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं अपन गुणात्मक प्रतिलोम। ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा और बी का प्रतिलोम ए हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन? व्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं। और ए का व्युत्क्रम बी हो जाएगा, बी का व्युत्क्रम ए हो जाएगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है ए का, ये ए की कोई मैट्रिक्स है, ये बी की कोई मैट्रिक्स है। हमने ए और बी को आपस में गुणा कर दिया। अब गुणा करना आप लोगों को आता ही, अपने कर रखा है चैप्टर में। तो जब इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स आएगी। वो क्या आएगी? जो जब ए बी को गुणा करेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगी अपने पास 1 0 0 1। ये क्या हो गई? इकाई मैट्रिक्स हो गई। चाहे आप बी ए को भी उल्टा करके देख लो, क्या आएगी? इकाई मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? जो बी है अब वो ए का व्युत्क्रम है। आप उल्टा भी बोल सकते हो, ए का व्युत्क्रम क्या है? बी है और बी का व्युत्क्रम क्या है? ए है। तो ये आपका हो गया व्युत्क्रमणीय अवयव। तो आज के बाद में हमें अगर ये चेक करना है कि ये कोई मैट्रिक्स है और ये कोई दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, ये दोनों व्युत्क्रमणीय है क्या? व्युत्क्रमणीय का मतलब हो गया जब अपन इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको अपन गुणा करेंगे तो आई आना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों का गुणा आई आ गया यानी इकाई मैट्रिक्स आ गई तो ये व्युत्क्रमणीय है। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी आयताकार अवयव का व्युत्क्रम अवयव नहीं होता। आयताकार का व्युत्क्रम अवयव क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आयताकार मैट्रिक्स होगी वो किस प्रकार की होगी? जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये आयताकार मैट्रिक्स है, इसका व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जैसे ये आयताकार मैट्रिक्स है, ये 2/3 की है, ठीक है। और दूसरी एक और जो मैट्रिक्स लेंगे अपन, वो हमने ले ली जैसे 1 2 3 4 5 6, ये अपने 3/2 की ली। अब 3/2 क्यों ली भी अपने? क्योंकि ये 3 और ये 3 सेम होना चाहिए, तभी तो क्या होगा दोनों का? तभी तो क्या होगा दोनों का? गुणा पॉसिबल होगा, क्योंकि हमने पढ़ रहा है कि ये 2/3 की है और आगे वाली 3/2 की है। तो जो इनका उत्तर आएगा फाइनल, जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी? वो 2/2 की आएगी। मान लो ये ए है और ये क्या है आपका? ये बी है।
तो जो आपकी ए बी मैट्रिक्स आएगी, जो आपकी जो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी, 2/2 की आएगी। लेकिन यदि अपन बी ए निकालना चाहें कि बी ए कितना आएगा, तो बी कितने की है भाई, बी की कोटि कितनी है, बी की कोटि है 3/2, और यहाँ पे जो ए की कोटि कितनी है, 2/3, ए की कोटि कितनी है, 2/3, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब गुणन संभव है। तो जो बी ए की कोटि आएगी वो कितनी आएगी, वो 3/3 की आएगी। और ए बी की कोटि कितनी आ रही है भाई, ए बी की कोटि आ रही है 2/2, और बी की कोटि कितनी आ रही है, 3/3। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे ना ए और बी, तो इन दोनों का ए बी भी आई आना चाहिए और बी ए बी क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। अब आई तो 2 बार देखो, यहाँ पे ये 2/2 का रहा है, यहाँ पे 3/3 का रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इकाई मैट्रिक्स ये तो 2/2 की आएगी ये, या 3/3 की आएगी, इसका मतलब आयताकार अवयव संभव नहीं है। ठीक है, यदि बी ए अवयव ए का व्युत्क्रम है तो ए का व्युत्क्रम बी होगा, तो निश्चित है, हमने ये देख लिया। ए बी का व्युत्क्रम है तो अपन बी को ए का व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक प्रमेय क्या है, व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीयता, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। इसका मतलब है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, और हमने मान लिया कि इसके 2 व्युत्क्रम अवयव पॉसिबल है, ए और बी। ए भी इसका व्युत्क्रम है और बी भी इसका व्युत्क्रम है। ए बी और सी इसके दोनों क्या है, व्युत्क्रम है। तो यूनिकनेस का मतलब क्या हो गया, अद्वितीय का मतलब हो गया कि दोनों, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो दोनों बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। बी बराबर क्या आएगा, सी आएगा। तो जैसा कि इसने दे रखा है कि ए का व्युत्क्रम बी भी है और सी भी है, तो अपन पहले ए और बी की बात करें, ए और बी की बात करें, तो ए का व्युत्क्रम क्या है, बी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी ए बराबर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और यदि अपन ए व सी की बात करें, क्योंकि ए का व्युत्क्रम सी भी है, तो ए सी बराबर सी ए बराबर में कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब इन दोनों को लेके हमें प्रूव करना है कि बी बराबर क्या आएगा, सी आएगा। जिस प्रकार मैथ के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, जैसे 2 को अपन 1 से गुणा करें तो क्या आएगा, 2। 5 को यदि अपन 1 से गुणा करें तो कितना आएगा, 5। उसी प्रकार मैट्रिक्स के अंदर इकाई मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ में गुणा करोगे तो वो मैट्रिक्स आएगी। इकाई मैट्रिक्स को आप एक की तरह मान सकते हो, इकाई मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ में गुणा करोगे तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम ये लिख लेंगे कि जैसे बी है, बी को हम लिख लेंगे बी आई, क्योंकि अपन बी को आई से मल्टीप्लाई करें तो बी आएगा, तो लिख सकते हैं। और हम ये आराम से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आई है, आई का मान कितना है, आई का मान किसके बराबर है, ए सी के बराबर। आई का मान किसके बराबर है, यहाँ पे ए सी के बराबर भी है, सी के बराबर भी है। तो अपन आई का मान क्या मान लेते हैं, आई का मान हमने मान लिया ए सी। तो आप क्या करोगे, बी आई का मान कितना है, ए और सी। ठीक है, ये तीनों गुणा में है, तो अब हम इन दोनों को साथ में लेके लिखते हैं। तो ये दोनों साथ में लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ए और सी आ जाएगा। ठीक है, और बी ए का मान कितना है, अब ध्यान से देखो, बी ए का मान कितना है, बी ए का मान आई है, तो आप इस बी ए की जगह आई लिख सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा आई सी। और आपको पता ही है, आई को आप किसी के साथ गुणा कर दो वो संख्या सेम आ जाएगी, तो सी आ जाएगा। तो आप किसको लेके चले थे, बी, और क्या आ गया, सी, यानी हमने प्रूव कर दिया कि बी बराबर सी। तो इसका मतलब ये हो गया, यदि ए के 2 व्युत्क्रम है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, प्रमेय नंबर 4, इसने बोला है कि यदि ए व बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो ए बी इनवर्स बराबर क्या आएगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स आएगा। हमें ये प्रूव करना है, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स, और ये फॉर्मूला भी हमें याद करना है, भविष्य में काम आएगा। तो हम ये जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए,
और इसका व्युत्क्रम मान लो b है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, i आएगा। यानी हमने बोला कि a का इनवर्स, a का व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम क्या माने अपन, मान लो a इनवर्स माने, तो a और a इनवर्स का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आएगा, i आना चाहिए। जैसे अपन ने 2 और 2 का इनवर्स लिया तो कितना आता है, 1 आएगा ना दोनों का मल्टीप्लाई, वही बात। तो उसी प्रकार जैसे आपने ए बी, आपके पास ए बी मैट्रिक्स है, ए और बी, ए बी हमने एक मैट्रिक्स ली और इस पूरी ए बी का व्युत्क्रम लिया, इस ए बी का क्या लिया, व्युत्क्रम, तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। नियम तो ये कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स ए बी है और इसका व्युत्क्रम लिया अपने ए बी इनवर्स लिया तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। अब हम इस थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका ए बी, ये आपका है ए बी इनवर्स बराबर में क्या जाएगा, आई। अब मैं दोनों की बाई साइड में देखो, अपने पास मान लो P बराबर में Q है, तो अपने पास संक्रिया करने के दो तरीके होते हैं, एक तो बायां तरफ और एक दायां। मैं दोनों साइड में अगर इस संख्या जो P बराबर Q है, दोनों में अगर मैं दाईं से क्रिया करूं या बाईं से क्रिया करूं, जैसे मैंने की बाएं तरफ P इनवर्स करने पर, तो क्या आएगा, इस साइड में जोड़ना हमें करना है ये, ठीक है। तो P इनवर्स P बराबर P इनवर्स और Q, और दाहिनी साइड में करते तो अगर अपन दाहिनी साइड में करते तो क्या आता, P बराबर में तो Q है ही, तो इसका दायां हिस्सा ये हो गया, तो यहाँ पे P इनवर्स करते और यहाँ पे P इनवर्स करते। ये ध्यान रखना है मैट्रिक्स के अंदर आपकी जिस साइड में कर रहे हो दोनों उसी साइड में करने हैं, ठीक है, ये गलती मत करना। तो यहाँ पे अपने क्या किया, दोनों साइड में ए इनवर्स से गुणन कर दिया, किस साइड में किया, बाईं साइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा आपका ए इनवर्स ए बी, और ये क्या है, ए बी का इनवर्स बराबर में ए इनवर्स और आई। अब ध्यान से देखो, ये ए है और ये इनवर्स है, ए और ए इनवर्स आपस में क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आई। तो ये हो जाएगा आपका आई, ये बी, ये आपका है ए बी इनवर्स बराबर में, और ए इनवर्स और आई आपस में गुणे हैं, तो ए इनवर्स को आई के साथ में गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। जैसे आप आई को किसी के साथ गुणा कर दो वही संख्या आ जाएगी, और जैसे आई को आप बी के साथ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, बी का बी आएगा, ये बी इनवर्स बराबर में ए इनवर्स। अब की बार हम दोनों साइड में किससे गुणा करेंगे, बी इनवर्स से गुणन किया। अब की बार बी इनवर्स से गुणन करेंगे, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका बी इनवर्स, ये बी ए बी इनवर्स बराबर में बी इनवर्स और ए इनवर्स। बी इनवर्स भी क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई ए बी इनवर्स बराबर में बी इनवर्स और ए इनवर्स। और आई को आप किसी भी मैट्रिक्स से गुणा कर लो वो सेम मैट्रिक्स आएगी, यानी ये आपका आ जाएगा ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। ओके, ये हमने थ्योरम प्रूव कर दी कि ए बी इनवर्स बराबर क्या आएगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स। अगर हम इसको व्यापक रूप में लिखें, व्यापक रूप का मतलब हो गया, अगर मान लो 3 संख्या होती तो क्या आता है इसका आंसर, मान लो इसी की संख्या 3 होती, तो जैसे मान लो ए बी और सी होती, 3 संख्या होती और तीनों को इनवर्स निकालते, तो बैक से शुरू कर दो, सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। 4 होती तो डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ओके, हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन भी है कि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, तो हमने ये पढ़ लिया कि व्युत्क्रम कब होंगे, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई। याद कर लेना भाई इसको ढंग से, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, क्योंकि आजकल जो बोर्ड है ना, राजस्थान बोर्ड है, उसमें ये मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सा आ जाएगा, ए बी बराबर बी ए बराबर में आई। उदाहरण नंबर 23 क्या कहता है,
ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। दर्शाइए कि ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमय है, अर्थात ए बी बराबर बी है। तो यदि और केवल यदि ये लाइन कहीं पे आ जाए तो इसमें हमें दो चीजें प्रूव करनी होती है, दोनों तरफ लेके प्रूव करना होता है। दोनों तरफ का मतलब कैसे? जैसे इसमें कह दिया ए बी सममित है, तो पहले में दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन में क्या होगा कि दिया है ए बी सममित है, दिया है ए बी सममित है, और हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा? हमें प्रूव ये करना पड़ेगा कि ए और बी क्या है? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब ए बी बराबर बी ए, इनका क्रम अपन बदल सकते हैं, यानी ए बी बराबर में बी ए। ये तो एक नंबर बात हो गई यदि और केवल यदि में। अब हमें उल्टा भी करना पड़ेगा। यदि हमें बी ए बराबर ए बी दे दे तो ए बी को सममित प्रूव करना पड़ेगा। तो दो नंबर में हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? दो नंबर में हमें क्या दिया है? दो नंबर में दिया है यदि ए बी बराबर क्या हो? ए बी बराबर बी ए हो, तो क्या सिद्ध करना है? तो अब की बार सिद्ध करना है, यानी जो प्रूव करना है वो क्या करना है कि ए बी सममित है। क्या प्रूव करना है? ए बी सममित है। अब ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे जो लाइन है ना, यदि और केवल यदि, अगर ये लाइन नहीं होती और सीधा क्वेश्चन होता ए बी सममित है तो सिद्ध कीजिए कि ए और बी क्रम विनिमय में होंगे, तो हम केवल ये काम करते हैं, केवल क्रम विनिमय में प्रूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने यदि और केवल यदि बोला तो दोनों साइड प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले हमको दे रखा है कि ए बी सममित है और ए और बी भी समान कोटि के सममित अवयव है, इसमें भी है और कंडीशन अप्लाई है ऊपर वाले में भी है। तो हमको दे रखा है कि ए व बी भी सममित है, ए व बी भी क्या है? सममित है। ए व बी सममित का मतलब क्या हो गया कि ए का डैश बराबर क्या आएगा? ए आएगा, और बी का डैश बराबर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है। अब हमें ये भी दे रखा है कि ए बी भी क्या है? सममित है। ए बी भी सममित है, इसका मतलब क्या हो गया? ए बी का डैश करेंगे, ए बी का डैश करेंगे तो क्या आएगा? ए बी आएगा। ये सममित की परिभाषा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जैसे इनवर्स के बारे में पढ़ा था, वैसे डैश के बारे में पढ़ा है। अब डैश को यदि अपन खोलते हैं, ओपन करेंगे, तो डैश का नियम क्या होता है? पीछे से खुलेगा, बी डैश और ए डैश, ये रूल होता है डैश को खोलने का। बी डैश और ए डैश पीछे से खुलेगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी बराबर में ही, और हमको दे रखा है कि जो बी है वो भी सममित है और ए है वो भी क्या है? सममित है। तो हम बी डैश की जगह बी लिख सकते हैं, बी डैश की जगह बी हो गया, और ए डैश की जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बी ए बराबर में क्या हो जाएगा? ए बी। तो पहली बात तो अपनी सिद्ध हो गई कि ए और बी क्या है? क्रम विनिमय है। ठीक है। और दूसरी बात में हमें क्या देखना है कि ए बी बराबर बी दे रखा है, यानी क्रम विनिमय दे रखा है, और हमें सिद्ध करना है कि ए बी सममित है। तो जैसा कि दे रखा है आपको ए बी बराबर में बी ए, और सममित के लिए हम क्या प्रूव करेंगे? सममित के लिए अपन क्या निकालेंगे? ए बी का डैश निकालेंगे। ए बी का डैश निकालेंगे तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे खोलोगे? पीछे से खोलोगे डैश को, तो ए बी डैश खोलोगे तो क्या आएगा? बी डैश आएगा और ए डैश आएगा, बी डैश आएगा और ए डैश आएगा। ठीक है। अब चूंकि दे रखा है कि ए भी सममित है और बी भी सममित है, तो बी डैश का मान कितना हो जाएगा? बी डैश का मान बी हो जाएगा, क्योंकि बी सममित है। ए भी सममित है, तो ए डैश का मान क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और दे रखी है, क्या दे रखी है कि ए बी बराबर क्या है? बी ए। ए बी बराबर क्या है? बी ए। तो बी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी ए की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात हमें ए बी बराबर बी ए में दे रखी है। तो अब ध्यान से देखिए क्या आ गया आपका आ गया ए बी डैश बराबर में ए बी। यानी आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो वो खुद मैट्रिक्स आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये बी सममित है। ए बी क्या है? ए बी सममित है। ओके, थोड़ा ध्यान से देख लो, आसान है, वैसे हार्ड है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ पे आपको वैल्यू देखिए ए की, ए मैट्रिक्स है, कोई बी मैट्रिक्स है, कोई सी मैट्रिक्स है, और डी का मान याद करना है। ये कंडीशन दे रखी है सी डी माइनस ए बी बराबर में ओ। ओ का मतलब हो गया आपकी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। तो ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है।
और डी का मान ज्ञात करना है। तो डी को हमने मान लिया, डी को क्या मानना डी बराबर, डी को आप कोई भी मैट्रिक्स मान लो, हमने मान ली डी को ए बी सी और डी, क्योंकि सब 2x2 की मैट्रिक्स है तो हमने इसको 2x2 की मान ली। ठीक है, ए बी सी डी, क्योंकि तभी तो गुणा पॉसिबल होगा। ए बी सी डी आ गया, तो सीधी सी बात है, जैसे कंडीशन दे रखी है सी डी का मान ज्ञात करो। पहले किसका मान ज्ञात करो? सी डी का। तो सी का मान कितना है और डी का मान कितना है? तो सी डी का मान ज्ञात करो। तो सी का मान है आपके पास 2 5 3 8 और डी का मान कितना है? डी का मान है ए बी सी और डी। तो सी डी का मान कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई करना आता ही है, तो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ले लो। तो 2 को ए से गुणा किया, ये हो जाएगा आपका 2a। फिर 5 को सी से गुणा किया तो प्लस में 5c। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा आपका 2b प्लस में ये हो जाएगा 5d। फिर हो जाएगा 3a, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे 3a प्लस 8c, फिर हो जाएगा 3b प्लस 8d। ये आपका मान आ जाएगा सी डी का। और आपको मान किसका निकालना है? ए बी का भी मान निकालना है। तो ए बी का मान कितना आएगा? अब ए बी की ए की वैल्यू कितनी है? 2 -1 3 और 4। ए बी आ गया, ए आ गया। बी का मान है 5 2 7 और 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, 2 को 5 से गुणा किया, 2 5 10, प्लस लगाएंगे अपनी तरफ से। -1 को 7 से किया तो -7 आ जाएगा। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 को 2 से गुणा किया, 2 2 4। फिर -1 को 4 से गुणा किया तो प्लस अपनी तरफ से लगाते हैं, और ये 1 से गुणा किया 4 को तो -4 आ जाएंगे। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 को 5 से गुणा किया, 3 5 15। फिर 4 को गुणा किया 7 से तो 728। फिर 3 को गुणा किया, अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 3 को 2 से किया, 3 2 6 प्लस 4 को 4 से किया और 16। तो आपके पास जो आपके पास नई मैट्रिक्स आ जाएगी वो आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद में 10 में से 7 गए 3 और 4 में से 4 जाने के बाद में 0, 15 और ये 28 कितने हो जाएंगे? 8 5 13 और 2 और 1 3 और 1 4 और 16 और 6 हो जाएंगे 22। तो ये आपके पास मान आ जाएगा ए बी का। किसका मान आ जाएगा? ए बी का। तो अब फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है? सी डी माइनस ए बी बराबर 0 दे रखा है। सी डी माइनस ए बी बराबर में ओ का मतलब कितना हो गया? एक जीरो मैट्रिक्स। तो सी डी का मान कितना है भाई? सी डी का मान है 2a प्लस 5c, ये हो जाएगा आपका 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, ये हो जाएगा आपका 3b प्लस 8d, माइनस में ab। ab का मान कितना है? 3 0 43 और 22। बराबर में कितना है? बराबर में जीरो मैट्रिक्स, यानी 0 0 0 और 0। ठीक है, अब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 5c, क्योंकि इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो -3, इसमें कोई ये सेम का सेम आ जाएगा। 2b प्लस 5d, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। फिर अपन करेंगे ये 3a प्लस 8c माइनस में 43, ये हो जाएगा आपका 3b प्लस 8d माइनस में 22 बराबर में 0 0 0।
अब आपके पास जो समीकरण आई है वो समीकरण ले लो और ABCD का मान ज्ञात कर लो। तो पहली को पहली से तुलना करो तो कितना आएगा, तुलना करोगे ना आप यहाँ से, तुलना करने पर तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस में 5C माइनस में 3 बराबर में 0। उसी प्रकार तुलना करें अपन इसकी 3A प्लस 8C माइनस में 43 बराबर में 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 2A प्लस में 5C बराबर में 3 आ जाएगा। और इस समीकरण से क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 3A प्लस में 8C बराबर में 43 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दो समीकरण दे रखी है और दो समीकरणों से A और C का मान ज्ञात करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस समीकरण को गुणा कर देता हूँ 3 से और इस समीकरण को गुणा कर देता हूँ मैं 2 से, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि A से A कैंसिल हो जाए और C का मान अपने पास आ जाए। तो हमने गुणा किया 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6A प्लस, अब 3 से गुणा किया तो 5 या 15C बराबर 5, इससे गुणा करेंगे 3 से 3 को तो 3 किया 9। इस समीकरण को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 3 2 6A और 8 2 16C बराबर में कितना आ जाएगा, इसको भी 2 से गुणा करेंगे 86। अच्छा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर देते हैं, तो माइनस किए अपने तो इस 3 परिवर्तन हो जाएंगे, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये आ जाएगा माइनस सी बराबर 86 में से 9 जाएंगे तो 16 में से 9 गए 7, 16 में से 5 गए, 16 में से 9 गए 7 और 8 किस आ जाएगा 77 इन माइनस 77। तो सी का मान आ जाएगा आपका 77, सी का मान आ जाएगा 77 आ जाएगा। अब सी का मान आप किस में रख दो, ये जो समीकरण है इसमें रख दो, समीकरण नंबर, चलो इसको 1 नंबर नाम दे दो, इसको 2 नंबर नाम दे दो। तो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2A प्लस 5 गुणा में 77 बराबर में कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, बराबर में 3 है तो ये हो जाएगा 2A, ये हो जाएंगे आपके 7 5 35, 7 5 35 और 3 कितने हो जाएंगे 38 बराबर में 3। तो 2A बराबर में हो जाएगा आपका, ये घटाएंगे तो माइनस 382 और A का मान आ जाएगा 2 का भाग दोगे तो माइनस 2 एकम 2, 9 2 18 और 2 एकम 2 यानी 191। A का मान कितना आ जाएगा 191। अब इसी प्रकार जैसे हमने तुलना की है, इन A और C का मान आ गया, उसी प्रकार ये दो समीकरण दे रखे हैं, देखो 2B प्लस 5D, 2B प्लस 5D और 3B प्लस 8D माइनस 22 बराबर 0 और 2B प्लस 5D बराबर 0। यहाँ से B और D के मान को निकाल लेना आप तुलना करके, और जब आप B और D के मान निकालोगे तो ये आपके B का मान आ जाएगा। आप जब B और D के मान निकालोगे तो आपके पास B का मान आ जाएगा। यहाँ से तुलना आप कर लेना, इतना तो आप कम काम कर लोगे, A और C के मान ज्ञात कर लिए तो B का जो मान आएगा, B का मान आ जाएगा आपका 110 माइनस 110 और जो D का मान आ जाएगा, D का मान आएगा आपका वो आ जाएगा 44। ABCD के मान आ जाएंगे। तो अब क्या करना है, जो D है इसमें मान रख दो, मान क्या आएगा अपने पास A का मान हमने क्या निकाला है, A का मान आ जाएगा माइनस 191, माइनस 191। B का जो मान है वो है आपका माइनस 110, C का जो मान निकाला है वो 77 और D का जो मान निकाला है वो 44। तुलना करनी है, बस समीकरण बनानी है, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब विविध के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि A और B सममित अवयव है। A और B क्या सममित अवयव, सममित का मतलब हो गया A का डैश क्या आएगा A आएगा और जो B का डैश है वो B आएगा। सममित का मतलब ये होता है, ठीक है। और क्या प्रूव करना है कि AB माइनस BA आएगा वो विषम सममित आएगा। विषम सममित
आएगा, क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए आएगा। ए बी माइनस बी ए का डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आपको बताइए प्लस माइनस में अब डैश होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी ए बी का डैश अलग हो जाएगा माइनस बी ए का डैश अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, कारण क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि यदि दो मैट्रिक्स है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, इनका डैश करेंगे तो दोनों का डैश अलग हो जाएगा, पी का डैश अलग हो जाएगा और क्यू का डैश से अलग हो जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब हमने एक नियम ये भी पढ़ा है, यदि ए बी के डैश को अपन खोल लेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश माइनस, अच्छा ए बी ए का डैश खोलेंगे तो उल्टा खुलेगा, मतलब पीछे से खुलेगा, पीछे क्या है ए डैश और माइनस ए डैश और बी डैश। जैसा कि दे रखा है बी भी सममित है और ए भी सममित है, तो बी डैश का मान क्या हो जाएगा, बी, ऊपर दे रखा है बी डैश का मान बी और ए डैश का मान ए, तो ए डैश का मान ए माइनस ए डैश का मान कितना ए और बी डैश का मान बी। अच्छा दोनों से कॉमन क्या रहा है, दोनों से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, ए बी पहले आ जाएगा, माइनस अपने ले लिया माइनस बी ए। अब आप देखो ध्यान से क्या है आपके सामने आ गया कि ए बी माइनस जो बी ए है, ए बी माइनस बी ए का डैश लिया तो माइनस खुद के मैट्रिक्स के बराबर आ गया, यानी हमने देख लिया, मान लो इसको पी मान लिया तो पी का डैश किसके बराबर आ रहा है, माइनस पी के, पी का डैश, इसको अगर हमने पी मान लिया तो पी का डैश किसके बराबर आ रहा है, माइनस पी के। और ये परिभाषा है विषम सममित की, किसकी परिभाषा है, ये विषम सममित की परिभाषा है। तो ये पहला क्वेश्चन अपना प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या है कि बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित होगा यदि ए सममित है अथवा ए विषम सममित है। तो यहाँ पे से 2 बातें कह दी, क्या कह दी कि ए, पहली बात में ए सममित लेना है, पहली बात में क्या लेना है, हमें ए सममित लेना है। यदि ए सममित होगा, यदि क्या होगा, ए सममित होगा तो क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है कि बी डैश ए बी है, ये भी क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। और 2 नंबर बात में क्या है, देखो 2 नंबर बात में ये है कि ए यदि विषम सममित होगा, यदि ए क्या होगा, विषम सममित होगा तो बी डैश ए बी आएगा, ये भी क्या आएगा, ये भी विषम सममित आएगा, ये भी क्या आएगा, विषम सममित आएगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो ए सममित है, ए सममित है इसका मतलब क्या हो गया, ए डैश बराबर में ए, ये कंडीशन दे रखी है, ए डैश बराबर में ए। तो अपन बी डैश ए बी को चेक कर लेते हैं ना, तो बी डैश ए बी को चेक करने के लिए इसमें अपने डैश लगा दिया, इसका परिवर्तन करेंगे तो अभी किसको खोलेंगे पीछे से, तो ये क्या जाएगा, बी डैश, ए का आ जाएगा ए डैश, और बी डैश का डैश आएगा, बी डैश का क्या जाएगा, डैश, क्योंकि अपन इसको पीछे से खोल रहे हैं तो हम जानते हैं कि बी डैश, तो बी डैश रहेगा, ए डैश का मान क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ये सममित दे रखा है, ए डैश का मान क्या आ जाएगा, ए, और बी डैश का डैश क्या आ जाएगा, बी, ये तो रूल है, बी डैश का डैश क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमने देखा कि बी डैश ए बी का मान, बी डैश ए बी का मान खुद बी डैश ए बी के बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, ये सममित है, इसका मतलब ये क्या है, सममिताव्यूह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ए विषम सममित है, ए विषम सममित है इसका मतलब ए डैश का क्या लेंगे, ए डैश का आएगा माइनस ए डैश का मान क्या आएगा, माइनस ए डैश का मान आएगा माइनस ए। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी डैश ए बी लेना है। तो इसका डैश करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा बी डैश ए डैश, बी डैश का डैश आएगा, ठीक है, बी डैश, ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान माइनस ए है, ए डैश का मान क्या है, माइनस ए, और बी डैश कितना, बी डैश का डैश हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस बी डैश ए और बी। अब ध्यान से देखो, बी डैश ए बी का जो डैश है ना, बी डैश ए बी का डैश है वो किसके बराबर है, माइनस बी डैश ए बी के। यदि आप इसको पी मान लो, पी बराबर क्या मान लिया, बी डैश ए बी मान लिया। तो अब ध्यान से देखो, इस पी डैश का मान किसके बराबर आ रहा है, माइनस ये खुद क्या है, पी, तो ये किसकी परिभाषा है, ये विषम सममित की, ये किसकी परिभाषा है, विषम सममिताव्यूह। इसका मतलब ये क्या है, विषम सममिताव्यूह है, यानी ए सममित है
तो बी डैश ए बी भी सममित होगा, और यदि ए विषम सममित है तो बी डैश ए बी भी क्या होगा, विषम सममित। ये दोनों बातें हमने प्रूव कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए दे रखी है, और कंडीशन दे रखी है कि ए डैश ए बराबर में आई, तो हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ए डैश का मान देख लेते हैं कि ए डैश का मान क्या आएगा। तो ए डैश बराबर आ जाएगा आपका, देखो पहली पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, यानी 0 2y z। दूसरी पंक्ति एक्स वाई माइनस जेड को बदल दो तो एक्स वाई माइनस जेड। तीसरी को बदल दो एक्स माइनस वाई और जेड। ये आपका मान हो गया किसका, ये मान हो गया आपका ए डैश का मान हो गया, और ए का मान आपको दे रखा है। तो आप पहले ए डैश और ए को गुणा कर लो, क्या आएगा। तो आप पहले किसको गुणा कर लो, ए डैश और ए को गुणा कर लो। तो ए डैश का मान कितना है, 0 एक्स एक्स 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड। ये मान आ गया आपके ए डैश का। ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान है 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई और जेड। मल्टीप्लाई करना अपने को आता ही है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 0 को 0 से किया तो 0, फिर प्लस 0 को किया, सॉरी एक्स को किया, एक्स को एक्स के साथ किया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स को किया दोबारा एक्स के साथ, तीसरा अवयव पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का तीसरा अवयव गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया। अब हम अपन करते हैं पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 0 को 2y के साथ में किया तो 0, फिर x को किया y के साथ में यानी प्लस एक्स वाई, फिर x को किया माइनस वाई के साथ में तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति भी हो गई। अब तो अपन बात करते हैं तीसरी पंक्ति की। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 को किया जड़ के साथ में यानी 0, फिर किया x को माइनस जेड के साथ में यानी माइनस एक्स जेड, फिर x को किया जेड के साथ में, ये हो जाएगा आपका एक्स जेड। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2y को किया 0 के साथ में यानी 0, फिर किया अपने y को x के साथ में तो प्लस एक्स वाई। अब माइनस y को किया x के साथ में तो माइनस एक्स वाई। दूसरी पंक्ति अब पहला स्तंभ हो गया, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y को y के साथ में किया 4y स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 गुना 2 2 2 4y स्क्वायर। अब 2y को y के साथ में किया तो प्लस y स्क्वायर दोबारा, माइनस y को y के साथ किया तो माइनस y क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ हो गया। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2y को किया जड़ के साथ में तो 2y जेड। अब y को किया माइनस जेड के साथ में तो ये हो जाएगा माइनस वाई जेड, और माइनस वाई को किया जेड के साथ में तो ये भी माइनस वाई जेड। तो दूसरी पंक्ति का भी काम हो गया। अब तीसरी पंक्ति, जड़ को किया 0 के साथ में। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो जड़ को 0 के साथ में किया तो 0, जड़ को किया x के साथ में तो जेड एक्स, और देखो ये आएगा माइनस जेड एक्स है ना, माइनस जेड है, माइनस जेड एक्स। और ये जड़ को किया x के साथ में माइनस जेड एक्स आएगा, और ये आएगा आपका जड़ का x के साथ में तो प्लस जेड एक्स। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये जेड 2zy और ये हो जाएगा आपका माइनस जेड वाई, ये भी माइनस जेड वाई। और अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो जेड गुना जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर, माइनस जेड और माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर।
और जेड और गुना जेड ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया इन सबको। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2x²। ये कैंसिल हो गया एक्स वाई से एक्स वाई, नीचे आ जाएगा 0। इसमें भी माइनस एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो गया, यानी ये भी 0। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यानी ये भी 0। अब देखो 4 और एक 5 और एक 6y², कितना हो जाएगा ये 6y²। और देखो 2y जेड से 1y जेड और 1y जेड कैंसिल, यानी ये भी 0। जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल, ये भी 0। जेड वाई माइनस 2z y और 2z y से 2z y कैंसिल, यानी ये भी 0। और ये आपका z² प्लस z² प्लस z² हो जाएगा 3z²। कितना हो जाएगा 3z²। ये आपके पास किसका मान आ गया, ये मान आ गया आपके पास a' का मान आ गया, a' का मान आ गया। कंडीशन दे रखी है आपको, कंडीशन दे रखी है कि जो a' का जो मान है वो किसके बराबर है, i के बराबर है। और i का मान कितना होता है, i 3/3 की मैट्रिक्स है, तो i का मान कितना है, i का मान है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मान रख दो बस। तो a का मान, a का मान क्या आ गया आपके पास, a का मान आपके पास आ गया 2x² 0 0 0 6y² 0 0 0 3z²। ठीक है, बराबर में आ गया आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तुलना कर लो भाई, तुलना करोगे, क्या करोगे, तुलना करोगे तो देखो 2x² बराबर में कितना आ गया 1, 2x² बराबर में 1, यानी x² का मान कितना हो जाएगा 1/2, यानी x का मान हो जाएगा आपका, रूट लगा दो तो प्लस माइनस 1/√2। इसी प्रकार 6y² बराबर में 1 कितना आ जाएगा, 6y² बराबर में 1, y का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, इसी प्रकार देखो 3z² बराबर में 1 आ रहा है, तो 3z² बराबर में 1, यानी z बराबर कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/√3। रूट आएगा ना z बराबर में 1/3 फिर 1/√3, तो आपके पास x y z के मान आ जाएंगे। x का मान आ जाएगा 1/√2, y का आ जाएगा 1/6 और z का आ जाएगा 1/√3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं, और x का मान ज्ञात करना है बस। तो पहले आप मल्टीप्लाई करो, तो 1 2 1 को पहले अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 0 2 0 1 और 1 0 2 के साथ में। तो देखो भाई ये पहले वाली मैट्रिक्स है वो कितने बाई की है, ये है आपकी 1/3 की, 1/3 की। आगे वाली कितनी है 3/3 की। तो गुणन संभव है, जो नई मैट्रिक्स का आएगी वो कितने की आएगी 1/3 की आएगी। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 को किया 1 के साथ में तो 1, अब 2 को गुणा किया 2 के साथ में, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4। अब 1 को गुणा करेंगे 1 के साथ में तो प्लस 1, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 को गुणा किया 2 के साथ में, तो 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2, फिर 2 को किया 0 के साथ में तो प्लस 0, और 1 को गुणा करेंगे अपन इस 0 के साथ में, तो 1 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0। हाँ, अब दूसरी पंक्ति भी, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब 1 को गुणा करेंगे इस 0 के साथ में, क्या जाएगा 0। अब 2 को गुणा करेंगे इस 1 के साथ में, यानी 2 गुणा 1 यानी 2 हो जाएगा 2। 1 को गुणा किया 2 के साथ में तो ये भी 2, तो आपकी इसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 6 2 और 2 और 2 4, इसका मान आ गया। अब इसको गुणा करना है आपको इसके साथ में, तो आगे नेक्स्ट क्या होगा, इसका मान रख दो, इसका मान कितना आ गया 6 2 4, तो 6 2 4 को गुणा किसके साथ करना है आपको, 6 2 4 को गुणा करना है आपको 0 2 x के साथ गुणा करना है। ये इसकी कोटि कितनी है, इसी कोटि है 1/3, और आगे वाली कोटि कितनी है 3/1, तो जो आंसर आएगा वो कितने का आएगा 1/1, यानी 1 के अवयव आएगा।
तो 6 को गुणा किया 0 के साथ, तो 6 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस 2 को किया 2 के साथ, 2 दुआ 4, प्लस 4 को किया x के साथ यानी 4x, तो ये कितना उत्तर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0 प्लस में 4 प्लस में 4x। ये आपका पूरा मान आ गया LHS का। अब सारे मान रख दो आप मैट्रिक्स के अंदर, तो मान रखने पर आप मान रख दोगे ना, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो पूरे को। इस समीकरण 1 में मान रखने पर, मान किस में रखने पर, 1 में रखने पर, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4x बराबर में 0 मैट्रिक्स, यानी क्या जाएगा बराबर में जो मैट्रिक्स है वो 0 है, यानी इसके अंदर क्या है 0, एक ही अवयव है, ये भी एक अवयव है, ये भी एक अवयव है, तो तुलना कर लोगे तो 4 प्लस 4x बराबर में आ जाएगा आपका 0, तो 4x बराबर में आ जाएगा आपका -4, और यहाँ से x का मान आ जाएगा -1। x का मान कितना आ जाएगा -1। कुछ नहीं करना भाई, इन तीनों को गुणा करना है, तीनों गुणा करने के बराबर में 0 कर देना है, तो आपका मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ए दे रखा है और आपको प्रूव करना है a² - 5 से प्लस i बराबर 0। तो सबसे पहले a² का मान याद कर लो। LHS क्या है आपके पास, LHS है आपके पास a² - 5a प्लस 7i। इसमें मान रखने हैं सारे के सारे, तो पहले a² का मान ज्ञात कर लेते हैं। a² का मान ज्ञात करेंगे तो a² का मान क्या जाएगा, a का मान कितना है 3, 1 -1 और 2, ये है 3, 1 -1 और 2। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति है पहला स्तंभ, 3 को 3 से किया 3 9, 1 को -1 से किया -1। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 को 3 से किया 3, 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा प्लस का 2। अब -1 को 3 के साथ किया -3, 2 को -1 के साथ किया -2, -1 को 1 के साथ यानी -1, 2 दुआ 4, यानी ये माना जाएगा आपके पास 8, 5 -7 और प्लस का 3, ये a² का मान आ गया आपके पास। ठीक है, आपको मान चाहिए 5a का, तो 5a का मान यानी 5a का मान कितना है भाई, ये है 3, 1 -1 और 2। 5 को अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15, 5 -5 और 5 दुआ 10, ये आपके पास मान आ गया 5a का। अब आपको चाहिए 7i का मान, 7i का। अब 7i का मतलब हो गया इकाई मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1, तो ये आपके पास मान आ जाएगा 7 0 0 और 7। ये सारे मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। ये सारे मान किस में रख दो, 1 में मान रखने पर। जब भाई 1 में मान रखोगे यानी a² का मान कितना आ गया, a² का मान ये रहा 8, 5 -7 और 3। ठीक है, ये a² का मान आ गया। -5a का मान ये रहा 15, 5 -5 और 10, ये 5a का मान, और प्लस में 7i का मान कितना हो जाएगा 7 0 0 और 7। आंसर को जोड़ दो अब, तो ये हो जाएगा आपका, पहले देखो 8 माइनस है तो 8 - 15 प्लस 7। ठीक है, अब दूसरा देखो ये 5 है, ये -5, आगे प्लस क्या करना है 0, अब ये -7 है, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। देखो माइनस बाहर है, -5 है, माइनस प्लस 5, और यहाँ पे कितना है आपका 0। नेक्स्ट देखो 3, ये -10 प्लस 7, तो 8 और 7। देखो यहाँ पे क्या गलती आ रही है, -7 प्लस 5 माइनस का 2 कैसे आएगा, तो क्या गलती हुई है अपन से यहाँ। a² का मान -7 है, ठीक है, a² का मान -7 नहीं है, सॉरी, ये देखो -3 और -2 कितने -5 है, तो a² का जो मान है वो कितना आएगा -5 है यहाँ पे, सॉरी कितना है -5,
ए स्क्वायर का मान कितना है -5, यानी ये मान कितना है यहाँ पे -5। हाँ ध्यान से देखिए, अब देखो 8 और 7 कितने हो गए 15, माइनस में 15, 5 और 5 5 -5 0, 5 -5 0 और 7 3 10, 10 -10 कितने हो जाएंगे 0, यानी आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0, जिसको अपन क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, डबल में जीरो मैट्रिक्स। आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान है, गुणा करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहले किया था ना, x का मान ज्ञात किया था, वैसे ही करना है। कर लेते हैं, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं। तो x -5 -1 को अपन गुणा करेंगे किसके साथ में, LHS में अपन गुणा कर रहे हैं किसके साथ में, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 के साथ गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी x को किया x के साथ में x, ये हो जाएगा 0, -1 को 2 के साथ किया -2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी ये हो जाएगा आपका 0 -10 और ये हो जाएगा ये भी 0, ठीक है। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी हो जाएगा आपका 2x -5, 2x -5 और -3, ये आपका मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों को गुणा कर लिया। अब अपन को क्या गुण करना है, इस आगे वाली संख्या के साथ गुणा करना है, किसको, इस मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स क्या आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास x -2 -10 और 2x -8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस मैट्रिक्स को, अब जो ये मैट्रिक्स है इससे गुणा कर लो। क्या मैट्रिक्स, x -2 -10 और 2x -8, इसको मल्टीप्लाई करना है, x 4 और 1। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक ही आएगा पूरा, तो x -2 का गुणा हो जाएगा x के साथ में, -10 का हो जाएगा 4 के साथ में और प्लस 2x -8 का हो जाएगा 1 के साथ में गुणा, ठीक है। ये पूरा गुणा हो जाएगा, ठीक है, सारी गुणा हो गई। बराबर में क्या देगा अपन को 0, तो बराबर में क्या कर दो 0। यहाँ से कितना हो जाएगा x² माइनस में 2x माइनस में 40, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस में 8 बराबर में 0। तो 2x से क्या हो जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, 40 और 8 कितने हो गए 48, तो x² बराबर में 48। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका रूट प्लस माइनस रूट 48, प्लस माइनस रूट 48। अब 48 को अपन 48 को क्या लिख सकते हैं अपन, प्लस माइनस 16 आती है 48, 16 गुणा 3 और 16 का रूट कितना होता है 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4 रूट 3, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 रूट 3। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है कि एक निर्माता है, वो 3 प्रकार की वस्तुएं x y z का उत्पादन करता है और 2 बाजार है 1 और 2 नंबर, इनमें उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये x वस्तु हो गई, ये y वस्तु हो गई और ये z वस्तु हो गई, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो बाजार नंबर 1 में x y z और ये बाजार नंबर 2 में x y z, ठीक है। तो पहले में क्या लिखा है इसने कि x y z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5, 1.5 और 1 रुपया है, तो बाजार में कुल आय कितनी होगी। आय का मतलब ये उत्पादन हो गया, कुल उत्पादन इतनी इकाई का, 10,000 इकाई का उत्पादन कर रहा है, ये 2,000, ये 18,000 और एक इकाई का मूल्य कितना 2.5 है, तो सीधी बात है गुणा करना है। अरे तभी गुणा करेंगे तभी तो कुल विक्रय मूल्य कुल आय आएगी। तो हमने क्या मान लिया, जो विक्रय मूल्य की जो इसकी लागत है ना, वो हमने मान ली, विक्रय मूल्य हमने क्या मान लिया इकाई का, जो विक्रय मूल्य है इकाई का वो हमने मान लिया इसका, उसकी जो मैट्रिक्स मान ली वो मान लिया अपने 2.5, 1.5 और 1, ये आपकी मैट्रिक्स होगी। जो विक्रय मूल्य है ना इकाई का उसकी होगी, और दोनों बाजारों की कुल आय कितनी हो जाएगी। अब जो ये ऊपर वाली मैट्रिक्स ना, ये
इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, इस मैट्रिक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं 10,000, 2,000 और 18,000। ये आपकी 6,000, ये 20,000 और ये 8,000। ठीक है। अब ये तो जो मैट्रिक्स है ये तो उत्पादन है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? उत्पादन की, कितना उत्पादन हो रहा है। और ये विक्रय मूल्य कि ये इसमें अपन बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमें आय निकालनी है, तो उत्पादन को विक्रय मूल्य से गुणा कर दो। आपने एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा, तो 100 वस्तु को कितने रुपए में बेचा, गुणा ही तो करना है, तो दोनों गुणा कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी? आय आ जाएगी। दोनों बाजारों की क्या आ जाएगी? आय। तो दोनों बाजारों की आय ज्ञात करनी है आपको। तो दोनों बाजारों की आय कैसे आ जाएगी? गुणा कर दो भाई उत्पादन को विक्रय मूल्य से। तो 10,000, 2,000 और 18,000, ये 6,000, ये आपके 20,000 और ये 8,000। ये उत्पादन है। उत्पादन को गुणा कर दो विक्रय मूल्य के साथ में। ये 2.5, 1.5 और 1, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,000 को अपने 2.5 से गुणा किया तो आ जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये आ जाएगा आपका, इसको अपन आप मल्टीप्लाई कर लेना और इसको सोल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 46,000। कितना आ जाएगा? 46,000। और दूसरी पंक्ति को इसको स्तंभ को जोड़ लेना, तो ये आ जाएगा आपका 53,000। कितना आ जाएगा? 53,000। ठीक है। अब जैसा कि दे रखा है, ये जो पहला है वो है पहला बाजार, 2 नंबर पे दूसरा बाजार। तो पहले बाजार की जो आय है, पहले बाजार की आय है वो आ जाएगी 46,000, और दूसरे बाजार की जो आय है वो कितनी आ जाएगी? 53,000। आसान सा है। तो पहले बाजार की आय कितनी आ जाएगी? पहले बाजार की जो आय आई वो कितनी आ जाएगी आपकी? 46,000, और दूसरे बाजार की आय आ जाएगी वो 53,000। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? तीनों वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, लागत का मतलब इतने रुपए अपने लग रहे हैं। ठीक है। 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यदि अपनी लागत ये है, ठीक है, तो आप लागत को कैसे लिखोगे? लागत को प्रेजेंट करने का तरीका, लागत को, ये तो ए नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बी की बात कर रहे हैं। लागत कितनी है आपकी? लागत है आपकी 2 रुपए, ये है 1 रुपए, ये 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब 0.5 रुपए। ठीक है। 50 पैसे में 100 को भाग दोगे तो 0.5 आएगा। ये लागत है। तो आपकी कुल लागत यानी क्रय मूल्य कितना जाएगा? अगर आप कुल लागत की बात करो, अगर आप कुल लागत की बात करो, आप कुल कितने पैसे लगे, तो क्या करोगे? जो प्रोडक्शन हुआ और एक की लागत कितनी है, कुल प्रोडक्शन साथ गुणा कर दो तो कुल लागत आ जाएगी। तो आप किससे गुणा करोगे? 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और ये 8,000। और इकाई की लागत, इकाई का मतलब एक वस्तु की लागत जो भी है वो दे रखी है आपको, इसको आप कुल से गुणा करो तो कुल लागत आ जाएगी। अब ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ के साथ आप करोगे तो आपकी लागत आ जाएगी, ये आपकी लागत आ जाएगी। पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ करोगे तो ये आपकी लागत आ जाएगी 31,000। कितनी आ जाएगी? इसको सोल्व कर लेना, आप जोड़ लेना 31,000। और इसको जब आप इसके साथ दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को जोड़ोगे ना, 6 2 12,000, फिर 6 2 12 और 2 14,000, फिर 8 का 4,000, 6 2 12, 12 और 2 14, और इनको आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 36,000, क्योंकि 6 2 12,000 तो ये हो गया, और ये 20,000 है। तो 12 और 20 कितने हो जाएंगे? 32, और 32 और 8,000 को 0.5 से गुणा किया 4, तो 36,000। तो ये आ जाएगा आपका 36,000। अब कुल आय कितनी है आपकी? पहले बाजार की, पहले बाजार की आय कितनी है आपकी? पहले बाजार की आय निकाली आपने 46,000। और लागत, पहले बाजार की लागत कितनी है? पहले बाजार की लागत है 31,000। देखो ये लागत है 31,000। तो लाभ कितना हो जाएगा पहले बाजार का?
पहले बाजार का लाभ कितना हो जाएगा 46,000, तो अपनी आई हुई, इनकम हुई है, और लगे अपनी 31,000, तो सीधी सी बात है 46,000 माइनस कितना कर दो 31,000, 46,000 माइनस कितना कर दो 31,000, यानी ये कितना आ जाएगा 46 में से 31 घटाओगे तो 15,000, कितने आ जाएंगे 15,000। सेम का सेम काम करना है कि दूसरे बाजार के लिए, दो आपका दूसरा बाजार है, सेकंड बाजार है, उसकी आय कितनी है बताओ। आय आपकी आई है इसमें 53,000, कितनी है 53,000, और लागत कितनी है, लागत है आपकी 36,000, तो लाभ कितना हो जाएगा, जो कुल आय उसमें से घटा दो लागत को, तो 53,000 माइनस में 36,000, तो ये आपका आ जाएगा 17,000। तो लागत कितनी आ जाएगी लाभ कितना आ जाएगा 17,000। तो पहले बाजार का लाभ आ जाएगा 15,000 और दूसरे बाजार का लाभ आ जाएगा 17,000। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक कंडीशन दे रखी है और x का अवयव हमें ज्ञात करना है कि जो अवयव x का मान क्या होगा। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि है 2/3, और सामने जो मैट्रिक्स मिल रही है इसकी कोटि है, इसकी भी 2/3 है। तो x की कोटि क्या होनी चाहिए, ये हम थोड़ा सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये 2/3 की कोटि है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तभी तो 2 और 2 के सेम होंगे, तभी तो गुणन संभव होगा। और पहला अवयव क्या होना चाहिए, पंक्ति कितनी होनी चाहिए, पंक्ति इसकी होनी चाहिए 2, क्योंकि जो कोटि आएगी, जो उत्तर आएगा, ये दोनों तो हट जाएंगे, और जो नई कोटि आएगी वो 2/3 की आएगी ना, जो सेम होनी चाहिए, क्योंकि बराबर है तो कोटि भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब जो x की कोटि है वो कितनी होगी 2/2 की होगी। तो हमने x की 2/2 कोटि का कोई भी अवयव मान लिया, जैसे a b c d मान लिया, ठीक है। अब जो ये x का a b c d अवयव है ना, इसको अपन LHS में जो ये वैल्यू है इसमें रख देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a b c और d को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 2 3 4 5 और 6 के साथ में। ये क्या हो जाएगा, a को किया 1 के साथ में, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी a प्लस में 4b, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 2a प्लस में 5b, ये हो जाएगा 3a प्लस में 6b, ये हो जाएगा आपका c प्लस में 4d, ये हो जाएगा 2c प्लस में 5d, ये हो जाएगा 3c प्लस में 6d। ओके, ये आ गया आपका, हमने जो x मानना है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई आ गया। ये वैल्यू किस में रख दो, LHS में मान रखने पर, मान रखोगे सारे। LHS क्या, ये जो समीकरण नंबर आपने 1 मान लो, 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, a प्लस में 4b, 2a प्लस में 5b, 3a प्लस में 6b, c प्लस में 4d, 2c प्लस में 5d, 3c प्लस में 6d, बराबर में आ जाएगा आपका, बराबर में आ जाएगा -7 -8 -9 2 4 और 6। ठीक है, अब तुलना कर लो, क्या कर लो, तुलना करोगे तो a प्लस 4b का मान, a प्लस 4b बराबर आ जाएगा -7, और 2a प्लस 5b का मान आ जाएगा -8। इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो, इसको समीकरण नंबर 3 बोल दो। अब समीकरण नंबर 2 को मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ, तो क्या जाएगा, समीकरण नंबर 2 ये क्या जाएगा, 2a प्लस में 8b बराबर आ जाएगा -14। ठीक है, और 3 नंबर समीकरण क्या है आपकी, 2a प्लस में 5b -8। माइनस कर देता हूँ, तो क्योंकि मेरे को किसका मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है, कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 5 गए 3b बराबर में कितना आ जाएगा, -6, b का मान कितना आ जाएगा, -2। b का मान कितना आ जाएगा आपका, -2। अब b का मान समीकरण 2 में रख दो, b का मान अब समीकरण 2 में रखोगे, यानी ये समीकरण नंबर 2 है, तो कितना हो जाएगा, a प्लस में 4 गुणा -2 बराबर में -7, यानी ये हो जाएगा a
-8 बराबर में -7, यानी a का मान कितना आ जाएगा -7 ये +8, यानी a का मान आ जाएगा 1। a का मान कितना आ जाएगा 1। तो a का मान 1 आ गया, b का मान -2 आ गया। अब आप तुलना करोगे ना जैसे, तो ऐसे ही c की वैल्यू आ जाएगी, c वाला मान आ जाएगा। जैसे c + 4d बराबर में कितना आ जाएगा 2, बराबर में 2 है। और यहाँ से कितना आ जाएगा 2c प्लस में 5d बराबर में आ जाएगा 4। जैसे हमने a और b का मान ज्ञात किया है, वैसे आप यहाँ से c और d का मान ज्ञात कर ले। तो c का जो मान आएगा वो आ जाएगा 2, और d का मान आएगा वो यहाँ से 0 आ जाएगा। तो आपके पास चारों मान आ जाएंगे। a का मान कितना है आपके पास, a का मान आ जाएगा 1। तो आपके पास जो x मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, a का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1, b का मान आएगा -2, c का मान आ जाएगा 2, और d का मान आएगा 0। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है और हमें a² बराबर में i दे रखा है कि a² बराबर में i है, तो ये कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो आप सबसे पहले a² ज्ञात कर लें। a² बराबर में क्या आएगा, अल्फा बीटा ये गामा ये माइनस अल्फा, ये कितना आ जाएगा अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। ये आपका आ जाएगा अल्फा गुना अल्फा हो जाएगा अल्फा², क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बीटा प्लस में बीटा गामा। अब देखो अल्फा बीटा के साथ अब पहला स्तंभ हो गया, अब दूसरा स्तंभ करेंगे तो अल्फा गुना बीटा अल्फा बीटा, और बीटा को माइनस अल्फा यानी माइनस अल्फा बीटा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ अल्फा गुना गामा, अल्फा गामा और माइनस अल्फा और गामा, तो माइनस अल्फा और गामा। अब गामा और बीटा कितना हो जाएगा बीटा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बीटा और गामा, माइनस अल्फा और अल्फा, माइनस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा प्लस अल्फा² हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस अल्फा²। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा गामा, ये 0, ये भी तो कैंसिल हो गया 0, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा² प्लस में बीटा गामा। ये आपके पास a² का मान आ गया। i का मान कितना है, i है इकाई मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1, यानी ये सारे मान आप किस में रख दो, जो a² बराबर i, a² बराबर में i दे रखा है। तो a² का मान क्या है आपके पास, a² का मान है आपके पास अल्फा² प्लस बीटा गामा और 0 ये 0 और ये अल्फा² प्लस बीटा गामा बराबर में कितना है, बराबर में है आपका 1 0 0 और 1। तुलना कर लो, तो तुलना करोगे तो तुलना से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा गामा बराबर में 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अल्फा² प्लस बीटा गामा। अच्छा ये देखो भाई, अच्छा इसको अपन इधर भेज दें सबको, तो क्या आएगा 0 बराबर में 1 माइनस में ये आगे जाएगा तो अल्फा², ये आगे जाएगा तो माइनस बीटा गामा, तो 1 माइनस में अल्फा² माइनस बीटा गामा बराबर में 0। तो ये रहा 1 माइनस में अल्फा² माइनस बीटा गामा बराबर में 0। तो इसका सी नंबर आ जाएगा। आसान है बिल्कुल ही, कुछ नहीं करना होता, वैल्यू पुट करनी होती है बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसने कहा है कि एक कोई सम अवयव है वो सममित भी और विषम सममित है। सममित भी और विषम सममित है तो कौन सा हो जाएगा, शून्य अवयव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा वो शून्य। क्यों होगा, क्योंकि a को हमने क्या माना है सममित माना है, तो a' बराबर में क्या जाएगा a, और a' विषम सममित भी है तो a' बराबर क्या जाएगा -a। ठीक है, अब दोनों का योग करेंगे अपन, इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a' बराबर में कितना आ जाएगा 0, यानी a' बराबर में आ जाएगा 0। इसका मतलब किसी अवयव का परिवर्त 0 है, किसी अवयव का परिवर्त 0 है तो वो खुद अवयव भी कितना हो जाएगा 0 होगा। 0 मैट्रिक्स होगी तभी तो उसका परिवर्त 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको दे रखा है a² बराबर में a दे रखा है और मान ज्ञात करना i प्लस a होल क्यूब माइनस 7a का। तो आपको मान ज्ञात करना i प्लस a क्यूब माइनस 7a का। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है इसका फॉर्मूला होता है x³ प्लस 3x 3x² y प्लस में 3x
वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे x की जगह कितना है i और y की जगह कितना है a, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका i प्लस a का होल क्यूब बराबर x की जगह i है, जहाँ पे x दिखाई दे वहाँ पे i कर दो, तो i क्यूब प्लस में 3 i स्क्वायर, y की जगह कितना जाएगा a प्लस में 3 i, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 3 a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जानते हो i क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स। i को आप एक की तरह मान सकते हो, तो जैसे एक का क्यूब एक होता है तो i क्यूब का मान कितना हो जाएगा i स्क्वायर भी एक होगा। अब 3 गुना 1 कितना होगा, 3 ही होगा, और 3a आ जाएगा। ठीक है, मान सकते हो आप एक की तरह समझने के हिसाब से। तो 3a का मान कितना होगा 3, और a स्क्वायर का मान तो इसने ऑलरेडी दे रखा है ना, a स्क्वायर का मान कितना दे रखा है a, तो जहां पे भी a स्क्वायर दिखाई दे वहां पे a रख दो, तो इस a स्क्वायर का मान हो जाएगा a। ये है आपका प्लस में 3 कहां से आ गया, इसमें 3 तो है नहीं, तो क्यूब था, तो a क्यूब का मान कितना, a क्यूब को अपन लिख देंगे a स्क्वायर गुणा में a स्क्वायर गुणा में a, तो ये हो जाएगा आपका i प्लस 6a, और a स्क्वायर का मान कितना है a, ऊपर दे रखा है, कितना दे रखा है a, और गुणा में ये दोबारा a, ये हो जाएगा आपका i प्लस में 6a, ये दोबारा बन जाएगा a स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान वापस में क्या है a दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा i प्लस में 7a, i प्लस में 7a, तो ये आपका मान आ गया, किसका मान आ गया, i प्लस a क्यूब का मान आ गया। i प्लस a क्यूब का मान कितना आ गया, i प्लस 7a, i प्लस 7a। हमें मान ज्ञात करना है i प्लस a क्यूब, i प्लस a क्यूब माइनस 7a का मान ज्ञात करना है, ये हो जाएगा i प्लस 7a माइनस 7a, 7a से 7a कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा i। तो आज ये हमने विविध पूरी कर ली है।